बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। मिस हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से हैं। आई एम गुड, थैंक यू, होप यू वेल टू। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। आज सड़कों पर मुझे रश बहुत कम नजर आया है। क्या स्कूल में छुट्टियां हो चुकी? अभी होने ही वाली है। वैसे मेरी सिस्टर जिस स्कूल में रह जाती है उसमें अभी छुट्टी नहीं। कुछ प्राइवेट स्कूल, इतना सुकून ना मेरे घर में बच्चे हैं तो मुझे इतना सुकून था सड़कों पर। सीरियसली मैं जब आता था मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मेरे रास्ते में 2-3 स्कूल आते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। तो वो जो पेरेंट्स ड्रॉप करने आते हैं बच्चों को, वो बिल्कुल सड़क के बीच में खड़े होकर बच्चों को ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो आज वो सुकून मुझे नजर आया सड़कों पर, तो मेरा ध्यान इस तरफ गया कि शायद छुट्टियां हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ स्कूल्स होंगे जहां छुट्टियां नहीं हुई हैं। अभी मुझे लगता है जिनके ओए लेवल्स के एग्जाम्स वगैरह हुए हैं उनकी अभी उस तरह से छुट्टियां नहीं हुई। लंबी छुट्टियां इस बार बच्चों के जमील स्कूल में समर कैंप्स भी होते हैं, समर कोर्सेज होते हैं, समर क्लासेस होती हैं। तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो आना पड़ता है स्कूल, लेकिन यस छोटे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। जिस तरह से जमील कह रहे हैं कि सड़कों पे आज रश जो था वो कदरे कम था। और मैंने आपके समर कैंप्स भी स्टार्ट हो रहे हैं ना? हाँ जी, चले नाज़रीन को हम ये बात बाद में बताएंगे। अभी आज के शो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप, पीटीआई के 30 रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, जबकि एमक्यूएम का मर्दमशुमारी को रेड लाइन करार देकर डिजिटल सर्वे करने का मुतालबा सामने आया है। बिल्कुल जी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से, बजट से अवाम को क्या तवक्कुआत हैं, और इसके अलावा बात होगी दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। इस पर हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि बहुत ही संगीन मसला है ये, और पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा रहे हैं। शो में आगे चलकर इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं जनाब तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान की, जिन्होंने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया है। डॉक्टर मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया। हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ फिलहाल नहीं जाएंगे। अरकान डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। इसके अलावा जी जहांगीर तरीन का पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जो हैं उनको भी ग्रुप में शामिल करने का उन्होंने फैसला कर दिया और उनका ये मिशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के 20 से जायद साबित अरकान असेंबली का नई पार्टी में शमूलियत का फैसला। पीटीआई के 7 नाराज अरकान भी जहांगीर तरीन से राब्ते में है, कहा यह जा रहा है। और परवेज खटक साहब की अगर बात करें तो वो भी कहा यह भी जा रहा है कि उनको भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल करने की कोशिशें जो है वो भरपूर की जा रही हैं। यस, और पार्टी का नाम भी जमील कुछ सामने, बल्कि जेटी इन एक्शन, जेटी इन एक्शन एंड जेटी की पार्टी का नाम भी जो है उस पर भी बहुत ज्यादा जो है ना वो गौर व फिक्र किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि साहब की तरफ से कुछ और नाम है और जो अरकान है उनकी जानिब से कुछ और नाम सजेस्ट किया जा रहा है। सी 1-2 दिनों में कहा जा रहा है, आने वाले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। जहांगीर तरीन की तरफ से क्या ऐलान होता है? अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब भी जमील बड़े एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं, और पॉलिटिकली देखें तो पंजाब में फिर ये कहा जा रहा है कि ही इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिव। अच्छा, वो पिछले कई दिनों से एक्टिव है। आप अभी खास बात यह है जनाब कि जहांगीर तरीन ग्रुप को वो पीपल्स पार्टी में इल्जाम होने की ऑफर कर रहे हैं। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी तजवीज़ की गई है, और ज्यादातर अरकान की ग्रुप को किसी बड़ी सियासी जमात में जम करने की तजवीज़ सामने आई है। तो जहांगीर तरीन की जानिब से 70 से जायद अरकान की हिमायत का दावा भी सामने आया है। जहांगीर तरीन मुस्तकबिल के लाहेअमल का ऐलान 2 से 3 रोज में करेंगे। तो सिचुएशन बहुत टफ तो नहीं कहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होती जा। अच्छा, जहां ये खबरें आ रही है कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जहांगीर तरीन ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, वहीं फैसल करीम कुंडी साहब ने एक फॉर्मूला भी बता दिया है कि वो किस तरह से जम होंगे, कौन कौन जम हो सकता है पीपल्स पार्टी में जहांगीर तरीन ग्रुप से। उनका क्या कहना था ये जानते हैं। बहुत से लोग और ऐसे ऐसे लोग रब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फ़ैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक
इखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट मुजाहिद बरेलवी साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग। एक तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान हैं जिन्होंने डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बनाया है, तो दूसरी तरफ पीटीआई से अलग होने वाले 30 रहनुमा हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। और अगर देखा जाए तो अक्सरियत जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वालों की है। तो अब जहांगीर तरीन की नई पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तानी सियासत में इस तरह के बहुत सारे हमने ड्रामे देखे हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पार्टी को तोड़ना चाहा, दबाना चाहा, तो ये वो लोग होते हैं कि जो वफादारियां गिरगिट की तरह बदलते हैं। हर एक को इल्म है, जहांगीर तरीन हो या इस तरह के लोग हो जो मैं अपनी तीन पार्टियां छोड़ रहे हैं, इनका वही अंजाम होगा कि मैं कहता हूँ 0 + 0 = 0। आप देखें, काफ लीग निकली थी, नून लीग में से क्या हुआ, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना, क्या हुआ। और अब ये जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे ये जो एक मंडी में जिस तरह होता है ना, तो जब हम लोग बकरे खरीदने जाते हैं और आ भी गई है बकरी, जो बड़े बड़े बैल और गाय और जो पले हुए, ऐसा लग रहा है कि ये जो पीटीआई से निकलने वाले एक मंडी में खड़े हैं और इनके भाव लग रहे हैं। जी। अफसोसनाक अमर है और बड़ी बेशर्मी और डेटाई है ये कि सियासतदान इस सिटे पर आ गए हैं। और अब मैं देख रहा था, और इसमें जो ज्यादा मेरे लिए अहम बात यह है कि इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह लोगों की वफादारियां तब्दील करवा रही है, एक ऐसा लगता है जैसे कोई ड्राई क्लीन खुली है, आइए सफाई कीजिए और फिर बाहर आइए। जिन बेशतर यानी जो सब लोग निकले हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर ये बाकायदा इल्जाम है कि इन्होंने जिना हाउस पर हमला किया था। जी। अब आप खुद ये कहते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने हमला किया उन्हें किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। जी। इनमें एक मौसूफ ऐसे है कि उनकी भी, अभी आईजी साहब कह रहे थे कि इनकी कॉलें पकड़ी गई हैं, 32 कॉलें और 36 कॉलें। गालिबन मैं नाम भी ले लेता हूँ, शायद रास साहब हैं जी। इनकी 23 कॉलें पकड़ी गई हैं। इनके कहने के मुताबिक जिना हाउस के हमले में शामिल थे। आज वो हर चैनल पर आकर जो है वो हमें भाषण दे रहे हैं इंतहाई बेशर्मी और डेटाई से कि जनाब वो हमें सियासत बता रहे हैं। ये इसका मतलब ये कि अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना जी, जो एस्टेब्लिशमेंट या निगरान हुकूमत ये कर रही है इस तरह लोगों की। ये बेशतर लोग वही हैं, एक दबाव के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम जैसे लोगों को इनको कंडेम करना चाहिए, मजम्मत करना चाहिए। और इन पार्टी में भी वो जो बड़ा सेन एलिमेंट है पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, जिन्होंने बड़ी मारें खाई हैं, जिन्होंने अपने उसूलों पर और अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन्हें भी रिजिस्ट करना चाहिए अपनी लीडरशिप के सामने कि ऐसे लोगों को वो नहीं किया जाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि हम उन लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे जिन पर कोई मुकदमात नहीं है, और वो लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं हैं उनको हम शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी में। मुझे नहीं लो अभी तक कौन लोग यानी ये जो लोग जो हो रहे हैं, यानी हो क्या रहा है। यानी एक आदमी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो पाक साफ हो जाता है। यानी इसके बंदे ये मुझे बताइए ना कि ये जो लोग जो पार्टियां छोड़ रहे हैं, ये इनसे पूछिए ना कि कौन सा ये जो आप 3 साल तक सरकार के मदे लूटते रहे, या हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हुए या अलीजादे हुए, आपको तो 24 घंटे भी नहीं रखा गया और आपने छलांग लगा दी खान साहब को छोड़कर। ये मतलब पीपल्स ऐसी कौन सा वो अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम किसको शामिल कर रहे हैं, बोलती बताइए ये लोगों को, वही लोगों को कर रहे हैं ना, इसमें और करना है क्या ऐसी चीज है। जी जी। चाहे ये जो नए नए ग्रुप बन रहे हैं, ये एक हद तक मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग ने एक स्टैंड लिया है। अभी तक उन्होंने किसी को शामिल नहीं किया है, उनकी मुलाकातें नहीं हुई हैं। एक तरफ हमारे वो दो साबिक दो ने चौधरी सरवर गालिबन काफ लीग के, काफ लीग के भी नहीं है कितनी पार्टियों के, और पीपल्स पार्टी इस तरह में सरगर्मी दिखा रही है, उनको हासिल कुछ भी नहीं होना है। जी, चौधरी शुजात और जरदारी साहब की और
चॉइस सर्वर की मुलाकात हुई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुजाहिद साहब, आपको 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये इन लोगों की इलाकाई सियासत है, फिर इनका वोट बैंक है, और जहां इनकी इम्पोर्टेंस सेलेक्टेबल्स की होती है, वहीं एक पार्टी के लिए बड़ा एक वजन डाल जाता है उस पलड़े में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लोग टूटे हैं, या फॉरवर्ड ब्लॉक बना, या नई पार्टी बनेगी, या किसी भी पार्टी पे शामिल होंगे, क्या इनको लोग अवाम वोट नहीं डालेगी? देखिए, ये जो हम इलेक्टेबल कहते हैं आज का बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड है। ये एक जमाने में होता था हमारे सिंध में, झकरानियों के साथ, बिजरानियों के साथ, जांडियों के साथ, आपके कुरैशियों, गीलानियों के साथ, या उधर बुक्ती, मैरी, मैंगल, या उधर हमारे खैबर पख्तूनों में होता था। इधर जो 2 इलेक्शन हो आप देखें तो उनमें ये जो बड़े बड़े इलेक्टेबल थे, भारी भरकम लोग थे, इन्होंने किस तरह नामालूम लोगों को शिकस्त खाई। यानी आप गौर करें कि डेरा इस्माइल खां में, आप कुंडी साहब का जिक्र कर रहे थे, मौलाना मुफ्ती महमूद जो है अभी तक 3 इलेक्शन हार चुके हैं। पेशावर में है बिरोर साहब पता नहीं कितने इलेक्शन हार चुके हैं। इस तरह मैं अभी लाहौर में आपके इलेक्शन हुए थे, जिमनी इलेक्शन, कितने बड़े बड़े हैवी वेट जो हार गए। ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से जितने भी लोग आए, बताएं यास्मीन राशिद कौन सी, यासीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, मुराद सईद, और जगह जगह चले जाएं, अली जैदी, ये कौन से इलेक्टेबल थे ये लोग? दरमियाना तबके के लोग जीते ना, चंद को छोड़कर। तो इमरान खान की और पिटाई की गलती थी कि बाद में, और जो जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ कि हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने काफ लीग के लोगों को और दीगर लोगों को कबूल किया। अच्छा, और इंतजार करते थे शायद इसका ये असर नहीं होता, ये हुआ। और हमेशा वही ऐसा असर नून लीग के साथ भी हुआ है। अगर आपको याद हो कि पूरी काफ लीग अब बन गई नून लीग को छोड़कर, और बाद में उनके साथ किस तरह छोड़ा। पीपल्स पार्टी ने भी जिन्हें कबूल किया तो बाद में फिर पता है किस तरह का छोड़ा। तो ये लोग, अब जो इलेक्टेबल का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब आवाम को आप इतना बेवकूफ ना समझे। पहले उनके पास मुतबादिल नहीं होता था, 2 फोर्सेज होती थी, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग। पीपल्स पार्टी को छोड़ा नून लीग को पीपल्स पार्टी, ये लोग भी एक आसान रास्ता तलाश करती थी। लेकिन तहरीक इंसाफ 2013 के बाद जो एक थर्ड ऑप्शन जब से आया है, खासतौर 2018 में अगर आप देखें, इन मेरे ख्याल में जो 140 MNA इनके जीते हैं, इनमें हार्डली में अगर आप गिने कि हमने जरा होमवर्क शायद इस तरीके से नहीं करते, 15 या 20 से ज्यादा इलेक्टेबल हो। और इनमें भी वो है कि जो यंग लोग जो जरा पढ़ के आए हैं। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको एक एक करके हल्कावाइज नाम तक बता देता, और मैं खाली से काम भी कीजिए। एक इलेक्टेबल का जो हमने हुआ बना चुका है, इस बार हो चुका है। लगारी फैमिली, अगर आप पंजाब में देखें, अगर शाहमूद कुरैशी जीते हैं तो उनकी नई जनरेशन जैन कुरैशी भी जीती है, लेकिन उसके पीछे एक पस मंजर है। इनका अगर आप गिलानी नाम का कहते हैं, तो ये जो इलेक्टेबल का हमने बहुत ज्यादा हुआ बनाया हुआ है, इन लंगड़ियाल या पता नहीं क्या क्या नए नए नाम आ रहे हैं लोग, इनमें कोई भी ऐसा हैवी वेट नहीं है। और खास तौर पर इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़कर ये जितनी अखलाकी तौर पर गिराई का सबूत दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया के दौर में या स्क्रीनों के दौर में, ये बात भी ध्यान में रखिए कि इलेक्टेबल जो है 10 साल पहले तो इनकी एक एतबार या मोतबर थे, क्योंकि एक्सपोज नहीं होते थे। ठीक है। अच्छा, टीवी था, ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक थी, ना हम लोग, मैं और आप इस तरह डिस्कस किया कर रहे होते थे। कहाँ होता था इनका जिक्र? सिर्फ इलाके तक महदूद होते थे, जितने बड़े बड़े जो मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, मजारी हुए, चक्रानी हुए या बिजरानी हुए। जी, तो एक नए चेंज भी आई है, बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा ये जो सियासी जोड़ तोड़ है, इसमें आप नून लीग को कहां देख रहे हैं? क्योंकि वो सियासी बंटवारे के मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं। नहीं, देखिए, नवाज शरीफ एक हकीकत है, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने देखिए कई फेजेस किए हैं, और इस वक्त भी देखिए वो वहाँ क्यों नहीं आ पा रहे। उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि क्या अभी तक उन्हें इस बात का एतबार नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कबूल किया है, इसीलिए वरना आने में क्या कबाहत है। अच्छा, और जो लोग नवाज शरीफ के साथ जुड़े हुए थे वो जुड़े रहे, और अभी तक जुड़े हुए भी हैं। और ये बाकायदा हर एक को पता है। मैं तो नहीं कहता कि नून में से शीन निकल गई, शीन में नून निकल गया, लेकिन एक वादे तकसीम नजर आती है। ये बात बिल्कुल सही है मुजाहिद साहब। जितना मर्जी सख्त टाइम आया नून लीग पर, नून लीग के
रहनुमाओं ने नून लीग छोड़ने नहीं छोड़ी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे साथ मुजाहिद बरेली साहब, हमें रहनुमा पीपल्स पार्टी महरीन अनवर राजा साहिबा ने ज्वाइन किया है। महरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। पीपल्स पार्टी ने जहां जहांगीर तरीन ग्रुप को पीपल्स पार्टी में जम करने का कहा या कोशिश की जा रही है, वहीं फैसल करीम कुंडी साहब ने फॉर्मूला भी बता दिया है कि पीपल्स पार्टी में कौन से लोग शामिल होंगे, लाइक जिन पर 9 मई के मुकदमात नहीं है या उसमें वो शामिल नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे रहनुमा है जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई के वाक़यात को तो मैं समझती हूँ कि कंडेम करना और फिर उन लोगों को जिनको पाकिस्तान से दुश्मनी थी और उन्होंने अपनी दुश्मनी दिखाई, अपनी नफ़रत दिखाई, और जो दुश्मनी नफ़रत मैं समझती हूँ कोई हमारा दुश्मन मुल्क ना दिखा सका, ना कर सका, वो इन्होंने करके दिखा दिया, जिसको हम भरपूर तरीके से कंडेम करते हैं। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कौन ज्वाइन करने जा रहा है, ये तो जिस तरह ज्वाइनिंग्स होती हों जाएंगी उसी तरह पता चलेगा। बात ये नहीं है कि ज्वाइनिंग्स हों या लोग छोड़ के जा रहे हैं। बात ये है कि एक पॉलिटिकल कल्चर था और एक आइन और कानून की बालादस्ती थी, एक भरम था, एक शर्म थी, जो मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को ना समझ आई है, ना उनको एहसास हुआ है कि जब वो कोर्ट के अंदर बैठ के ये कह रहे थे कि अभी तो ये उनका बयान है, और मैं समझती हूँ ये आप लोगों को सबको आपके सामने होगा कि अभी तो लोग बाहर नहीं, इनके भी गिरफ्तार हुए और फिर इनको छोड़ा गया, तो अगर अवाम फट पड़ी तो फिर आप क्या करेंगे? क्या उन्होंने उस वक्त कंडेम किया 9 मई के वाकयात को? नहीं। क्या उन्होंने कंडेम किया कि आपने जिन्ना हाउस को जला दिया? नहीं। आपने रेडियो पेशावर को जला दिया? नहीं। देखिए, बात यह है कि कोई ना कोई फैसला लेना होगा, कोई ना कोई रास्ता लेना होगा, और वो फैसला और रास्ता वो होना चाहिए जो पाकिस्तान की बका की तरफ जाए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो और अगर पॉलिटिकल पार्टी को बचाना है तो मैं समझती हूँ कि फिर पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। आज ये कहा जा रहा है कि जी अवाम के पास अक्ल भी है, अवाम को ये भी पता है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से जहन हैं जो पाकिस्तान को मैं समझती हूँ दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब जो पीटीआई के हमारे भाई बहन हैं उनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए, आंखों को खोलना चाहिए कि आपके लीडर आपको ये बताते हैं कि आप जिन्ना हाउस को जला दें, आपकी वीडियोस हैं वो मैं समझ। देखिए, बात ये है कि ये लोग कैसे आए थे। आप 2022 का इलेक्शन देख लें, जब ये सीटें छोड़ी गई और ये इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या जोड़ तोड़ हुए और क्या मामलात हुए। अवाम बड़े अक्लमंद हैं, वो सूझबूझ रखते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत किसने बनाया, आइन किसने दिया, पाकिस्तान को ये तमाम मामलात हैं, बहुत सी एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। ये 4 साल का रोना धोना और ये 4 साल का जो ड्रामा पाकिस्तान के साथ, मैं कहती हूँ पाकिस्तान को जदोकोब किया गया इस 4 साल में। क्या इनको समझ नहीं आई कि आपने जो 50-50 और 60-100 साल के जो हमारे तनसीबात थी, आपने फौजी क्यों खड़े हुए हैं बॉर्डरों पे? वो अपनी जान ये 20-25-30 हजार के लिए नहीं दे रहे। एक पैट्रियोटिज्म है, एक मुल्क से मोहब्बत है। जी ठीक है, क्या आप ठीक है। अच्छा महरीन साहिबा, वो जो आप ठीक है जब जलाया आपने तो आपको शर्म नहीं आई? किसी ने कंडेम नहीं किया? बिल्कुल। जब आपको पता चला कि ये मामलात बिगड़ रहे हैं तो अब आपको 9 मई कंडेम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसको जो सवारा था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा ने जब मिसाके जमहूरियत किया था। आज जब बिलावल भुट्टो बाहर जाते हैं तो वो जब उनसे सवाल किया जाता है और इमरान खान के बारे में, तो वो कहते हैं मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। देखिए, बात ये है कि
आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, बीबी साहिबा और तमाम जो पॉलिटिकल ये सिनेरियो है, ये पॉलिटिकल कल्चर को फरोग देना चाहता है। जिस पॉलिटिकल कल्चर की समझ नहीं है, मैं समझती हूँ इमरान खान साहब को समझ आनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल तौर पे आना चाहें और पॉलिटिक्स करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ओपन फील्ड है, मगर इस तरह तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम इजाजत नहीं देगी। अच्छा महरीन साहिबा, मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर बात करें तो आप पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? क्या ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? देखिए, ये एक जो इत्तेहाद बना था वो जिन सर्कमस्टांसेस में बना वो भी आपके सामने हैं जी। और दूसरा, जब इलेक्शंस आएंगे और अक्टूबर में इलेक्शंस होने हैं तब पॉलिटिकल पार्टीज अपना फैसला लेंगी और पीडीएम को रहना है या किस तरह इलेक्शन होने हैं। देखिए, इलेक्शन तो हमेशा अपना होता है। नून लीग का अपना इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी ने अपने सिंबल के नीचे, अपने झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ना है। हाँ, एक पॉलिटिकल सेंस, एक पॉलिटिकल और जमहूरी जो सेंस प्रिवेल करेगा वो पॉलिटिकल पार्टीज में इंशाल्लाह जरूर प्रिवेल करेगा और इलेक्शन जो होंगे वो अपने अपने इलेक्शंस होंगे। बिल्कुल सही। महरीन अनवर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, और मुजाहिद बरेलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया किया। अब देखना यह है आने वाले दिनों में क्या जहांगीर तरीन ग्रुप पीपल्स पार्टी में शामिल होगा या फिर अपनी एक जमात बनाएंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमाओं का फॉरवर्ड ब्लॉक हो या फिर पीटीआई के ऐसे रहनुमा जिनको मुकदमात का सामना है। बिल्कुल मेरे मुंह से पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं निकल गया। अच्छा, पुरानी बातें भी ज़हन में आती रहती है ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें जो है वो पीपल्स पार्टी की हों या नून लीग की भी ये थी ये बातें फॉरवर्ड ब्लॉक की, अब पीटीआई की हो रही हैं। बट सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह अक्सर बात की जाती है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक नहीं है, तो जहांगीर तरीन साहब को पीपल्स पार्टी अगर जम कर लेती है, अगर ये ऑफर कबूल कर लेते हैं जहांगीर तरीन साहब, तो वोट बैंक पीपल्स पार्टी का पंजाब में एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो बड़े लॉयल लोग हैं और उनका वोट बैंक है पंजाब और तो अल्टीमेटली बहुत फायदा है जरदारी साहब को। ऐਵੇਂ नहीं कहा जाता जरदारी साहब मफामत के बादशाह, सियासत के बादशाह। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching Suno Pakistan. MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है और हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि डिजिटल सर्वे किया जाए और 9 मई की जो अफरा तफरी थी उसके दौरान कराची के मसाइल दब कर रह गए हैं। इसके बाद ही मालूम होगा कि टोटल आबादी कितनी है। मर्दमशुमारी के जो अदादोशुमार सामने आए हैं उनको हम नहीं मानते और उनका ये कहना था कि कराची की आबादी 19% और हैदराबाद की 18% हुई है। कराची की आबादी को कम दिखाया गया है और मर्दमशुमारी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। ये नताइज हम कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल, एमक्यूएम की जानिब से मर्दमशुमारी पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब का क्या कहना था इस हवाले से, आइए जानते हैं। तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नजर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की जिंदगी और मौत का मसला है। जो इनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, अफरा तफरी, उस अफरा तफरी में रहते हुए भी अपने बुनियादी मसाइल से, बुनियादी इशूज से हम अपनी नजरों को नहीं हटा सकते। ये जो सेंसस के नंबर है 1,91,00,000 कराची के नंबर, ये हम नहीं मानते। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, कन्वीनर ने खत लिखा है एहसन इकबाल साहब को कि भाई ये डेट्स जो है वो बढ़ाई जाए और इसकी जो है वो डिजिटल ऑडिट की जाए। तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नजर नहीं कर सकते। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। साजिद अहमद साहब रहनुमा एमक्यूएम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। एमक्यूएम ने मर्दमशुमारी को रेड लाइन करार देते हुए डिजिटल सर्वे का मुतालबा किया है। आपको क्या लगता है कि आपका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो ये कि एमक्यूएम ने 2017 के अंदर जो मर्दमशुमारी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जो कराची के रिजल्ट लाए थे 1,60,00,000 के इसमें कराची की आबादी 1,60,00,000 है। उस पर एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का सख्त इज़हार किया था और उस वक्त से एमक्यूएम ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगाई,
सेंसस डिपार्टमेंट को उसमें उनको लेटर्स लिखे, वफाकी मिनिस्टर वुज़रा को लेटर लिखे उस जमाने के अंदर, और उसका नतीजा ये निकला कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त खाकान अब्बासी साहब अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक यूसी को मॉडल बनाकर और फिर उसको मॉडल बनाकर उसको रीसेंसस करके वहां पर, और फिर हम जनरल आइडिया लगाएंगे कि कराची की आबादी कितनी है। अच्छा, फिर उसके एमक्यूएम के इस जद्दोजहद के नतीजे में आज यकीन 2021 में दोबारा से मरदमशुमारी स्टार्ट हुई, यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 10 साल बाद मरदमशुमारी होती है। लेकिन एमक्यूएम के मजबूत दलाइल और मजबूत डिबेट की वजह से 2021 में दोबारा मरदमशुमारी स्टार्ट हुई, और यानी कि 5 साल बाद ही दोबारा से यानी 22 में स्टार्ट हुई, 5 साल बाद ही जी कराची पाकिस्तान में सेंसस हुए। और लेकिन इस दौरान आप देखें जो आज ही जो 4-5 महीने का अरसा, जो 3-4 महीने का जो अरसा सेंसस का है जो हो रहा है कराची के अंदर, एमक्यूएम मुस्तकिल बुनियादों पर उस पर निगाह रखी हुई है, और जहाँ जहाँ सेंसस डिपार्टमेंट के लोग, सिंध गवर्नमेंट का जो अमला यहाँ पर काउंटिंग के लिए आ रहा है, उस हवाले से मुकम्मल आगाही देती रही कि कहाँ कहाँ ये लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले खालिद मकबूल भाई ने एक लेटर लिखा है एहसन इकबाल साहब को, इसके अलावा सेंसस डिपार्टमेंट को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उनसे मुलाकात भी की और उनको रिटर्न में लिख कर भी दिया है, और उनको आदाद और शुमार बताए हैं कि किस तरह से आबादी का हेर फेर कर कर कराची की आबादी को कम शो किया जा रहा है और इंटीरियर की आबादी को ज्यादा शो किया जा रहा है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब कुछ इसलिए कर रही है कि इस सिटी का सीएम ना आए, कि अर्बन से कोई सीएम आकर रूल ना करे और आकर हुक्मरानी ना करे। और ये आज से नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से ऐसा होता चला आ रहा है कि कराची की आबादी जी। अच्छा सर, अगर आपका मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर आपका अगला लाएअमल क्या होगा? यकीनन जो आईनी कानूनी रास्ते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान उनको इख्तियार करेगी, वहां पर जाएगी और वहां पर जाकर दोबारा से तमाम के तमाम एविडेंसेस, सबूत, प्रूफ वहां रखे जाएंगे, ठीक है ना, और बताया जाएगा कि देखें हमारी इतने एहतजाज के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी गुज़श्ता दिनों एमक्यूएम के जो कन्वीनर ने जो लेटर लिखा एहसन इकबाल साहब को, उसमें बताया गया कि जैकबाबाद की आबादी 49% इंक्रीज दिखाई गई है, ठीक है ना, सक्कर की आबादी 36% दिखाई गई है, इस तरह लाड़काना की आबादी 25% दिखाई गई है, ज्यादा दिखाई गई है, खैरपुर की आबादी 23.31, ये सब बताया ना। और फिर उसके अगेंस्ट में बताया है कि किस तरह से कराची के डिस्ट्रिक्ट की आबादी को कम शो किया गया है, ठीक है ना, और बताया गया है कि वेस्ट की आबादी 13%, कराची के डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिसमें बहुत सारे 4 से 5 टाउन होते हैं, उनकी बड़ी आबादी होती है, उसमें दिखाया गया वहाँ दिखाया गया है कि वेस्ट की आबादी को शो किया गया कि 13.83% वहाँ आबादी बड़ी है, ठीक है ना। कराची साउथ की आबादी 10%, 52% बड़ी है। इस तरह कराची ईस्ट की आबादी 16.8% बढ़ी है, ठीक है ना। इस तरह हैदराबाद की आबादी 18.57% बढ़ी है। तो ये आदाद शुमार बताए हैं, कंपेयर किया है। क्या पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में बल्कि ऐसा होता है कि रूरल से अर्बन में शिफ्टिंग होती है, लोग रोजगार कमाने आते हैं, लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं, वहाँ वसाइल ज्यादा होते हैं, वहाँ मसाइल कम होते हैं, वहाँ पर रोजगार होता है, वहाँ रहने आसाइश होती है, सब कुछ होता है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अर्बन से लोग रूरल की तरफ मूव करें, लेकिन यहाँ शो ये किया गया है कि रूरल की आबादी बढ़ रही है और अर्बन की आबादी कम हो रही है, यानी कि शहरी इलाकों की आबादी कम हो रही है और जो देही इलाके हैं उनकी आबादी बढ़ रही है। उसमें शो ये किया गया कि अर्बन से लोग रूरल की तरफ जा रहे हैं, शहरी इलाकों से उठकर देही की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ की आबादी बढ़ रही है। ये टेम्परिंग है, ये खुली टेम्परिंग है। इसमें अच्छा साजिद साहब, इससे पहले भी एमक्यूएम की जानिब से कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है मरदमशुमारी के हवाले से, और हर बार आपको हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता था कि हम आपका ये मुतालबा मानेंगे, लेकिन वो मुतालबात माने नहीं गए। मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नून लीग के दौर में भी आपका ये मुतालबा था, और खैर पीपल्स पार्टी तो 2 टेन्योर्स हो चुके हैं। तो जमाते इस्लामी और एमक्यूएम 2 बड़ी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं सिंध की, ख़ास तौर पर कराची की, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी के।
तो आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर कोई कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाते, या इसके मुस्तकिल हल की तरफ क्या लाहेअमल हो सकता है आपका? सबसे पहले जमील के एमकेएम पाकिस्तान की वाहिद जमात है कि जो सेंसस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई, जो कि जिसने अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसने अप्रोच किया मिनिस्ट्री को, जो एफिडेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनको अप्रोच किया। उसके बाद हमारे इस एक्शन के बाद फिर हमने सबको, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को दावत दी कि आए, बैठें, मिलकर हम इस पर स्ट्रगल करते हैं। इसके बाद मूव हुई दूसरी जमातों के अंदर, किसी ने खाली बयान दिया और कोई एहसान इकबाल तक साहब से मिलकर आगे, जैसे नईमुर रहमान साहब ने शिकवा किया हमें तो बुला लें, यानी हमारा भी, यानी कि हम भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाएं। लेकिन इस पर रियल जो स्ट्रगल की है वो एमकेएम पाकिस्तान ने की, और वो दिखा भी आप लोगों को। आपने देखा कि एमकेएम ने इस हवाले से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लीगल वे में गए, कोर्ट्स गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, मुख्तलिफ लोगों के पास गए, अप्रोचेस की। लेकिन इस रियल स्ट्रगल की वजह से हुआ ये कि कराची की आबादी 191 क्या कहते हैं 1 करोड़ 91 लाख इस वक्त दिखा रहे हैं। और लेकिन हमारा कहना ये, बल्कि दुनिया का कहना है कि कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 3.25 करोड़ के लगभग है, इतनी है, और इसको इतना ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए वो इसलिए कि सेंसस बेस है, अब जो मरदमशुमारी बेस है वो इसलिए कि अगर मरदमशुमारी सही होगी तो फिर उसके बाद जो बजट आता है हर साल दुनिया के अंदर, दुनिया के ममालिक के अंदर, तो उसमें फिर आबादी के हिसाब से हिस्सा रखा जाता है ना। हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, मिसाल के तौर पर आज अगर आबादी 1 करोड़ 91 लाख कराची के शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोग, तो कल जब जो आने वाला जब बजट आएगा तो उसमें 1 करोड़ 91 के हिसाब से जॉब दी जाएंगी, पानी दिया जाएगा, उस हिसाब से हेल्थ के सेक्टर में पैसे रखे जाएंगे, एजुकेशन के सेक्टर में पैसे रखे जाएंगे। लेकिन आबादी अगर 3 करोड़ है और आप 1 करोड़ 91 लाख का हिसाब किताब रख रहे हैं, तो बाकी 1 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? हमारा सवाल ये। तो ये ज्यादती नाइंसाफी है, यानी कि हम आबादी को गिनवाने के लिए, अपनी आबादी को, हम अपनी काउंटिंग करवाने के लिए जगह जगह भाग रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम सेंसस डिपार्टमेंट जा रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है। बड़ा अलमिया है, बहुत अलमिया है कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, 95% सिंध को देता है, 70% वफा को कमा के दे रहा है, उसको कोई सही गिनने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ कोई सही इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ उस शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट करने को तैयार नहीं है। उस शहर में 2018 के अंदर एमकेएम की सीटों को छीन कर दूसरों को दिया गया। उस शहर के अंदर आज हेल्थ के आप हालात देख लें, आप एजुकेशन के हालात देख लें, आप इस 14-15 साल दौर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है, हम समझते हैं कि इस वक्त रियासत की मजबूरी भी क्या है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात हैं, हालात हैं, उससे पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, बहुत ज्यादा, और ज्यादती नाइंसाफी की है। हम समझते हैं कि सिंध के लोगों के साथ, सिर्फ कराची नहीं, अंदरूनी सिंध के लोगों के साथ भी ज्यादती की कि वहां पर भी लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले दिखाया गया था कि 50-60 एम्बुलेंसेज ठट्टा में कहीं खड़ी हुई है, ठट्टा नवाबशाह के अंदर, और वो गल सड़कें खराब हो गई। ये पाकिस्तान का पैसा है। इससे पहले आपने देखा होगा अभी टिड्डी दिल का हमला हुआ था पूरे सिंध के अंदर, तो उसमें उसको हल करने के बजाय इस मसले को उन्होंने वहां डीसीज को, एसीज को 50 के करीब तकरीबन वीगो गाड़ियां दे दी उठा के। तो ये हो क्या रहा है सिंध के अंदर? साजिद साहब क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या देख रही है, रियासत क्या कर रही है? तो साजिद साहब, आप इत्तेहादी भी हैं इस वक्त विफाक में हुकूमत के, और हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी है और नून लीग भी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने अपने मुतालबात सामने रखे थे, जब आप पीडीएम ज्वाइन करे जा रहे थे, उसमें जहां आपके मराकज़ को डी सील करने का मामला था, वहीं और भी आपके मामलात थे, सीट एडजस्टमेंट्स थी। क्या उन मुतालबात में, उन शराइत में सेंसस नहीं थे? सेंसस हमारी प्रायोरिटी थी, बिल्कुल। इस तरह जब इमरान खान साहब से हमारा मुआहदा हुआ था, जब हम उनके कोलिशन पार्टनर बने थे, तो फर्स्ट हमारा जो क्या कहते हैं एजेंडा था, जो पहली शर्त थी दी सेंसस, लेकिन वो भी इसको करवाने में नाकाम हो गए। अब हमें नहीं पता उसकी वजह क्या थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने कैबिनेट के अंदर आवाज उठाई, हमने कैबिनेट के अंदर बताया, हमने मुख्तलिफ इदारों को बताया कि देखें ये ज्यादती नाइंसाफी हुई थी। पिछली मरतबा 2017 के अंदर जो सेंसस हुए थे, उसमें जो सेंसस की टीम आई थी नोट करने, वो पेंसिल से फिल कर रही थी फॉर्म को,
और हमें अंदाजा था कि कल को इसको वॉश करके और कोई भी रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, और वही हुआ, दुनिया ने देखा। वो तो हमारे एहतिजाज पर था। जब हमने इतना जोरों के साथ एहतिजाज किया, हमने अप्रोचेस किया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को, तो फिर पाकिस्तान की दीगर जमातें भी उन्होंने आवाजें उठाई। अच्छा, सिंध के अंदर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने देखा कि इनकी इस आवाज से कराची की आबादी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साजिद साहब, जब आपने पीटीएम ज्वाइन की विफाक में, जब आपने मौजूदा हुकूमत का साथ दिया, तब आपने ये मुतालबा रखा था? बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी, और उसी मुतालबे की बुनियाद पर रिसेंसेस हो रहे हैं, उसी मुताबिक की बुनियाद पर रिसेंसेस हो रहे हैं, वरना अगर ना रखते तो नहीं होता। वो इसलिए हमने रखा कि हम यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ का दर्द है, हमें इस शहर में रहने वाले पूरे पाकिस्तान के लोग जो भी हैं, मुख्तलिफ कौमियतों के, मज़ाहिब के, फ़िक़ों के लोग, सबको कराची ने अपने गले से लगाया है, अपने हाथों हाथ दिया उनको, यहाँ रोजगार के जरिए सब कुछ दिया ना। तो हमें इस शहर का दर्द ज्यादा है, हम समझते हैं कि इस शहर की प्रॉब्लम्स क्या है। आपने देखा भी गुज़श्ता दिनों जो बल्दियाती इलेक्शन कराची के अंदर हुए, किस तरह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लूट मार की गई बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। यानी कि कल तक एमक्यूएम ने बाइकाट उसका इसलिए किया, हमें अंदाजा था वक्त से पहले कि बल्दियाती इलेक्शन में ताकत का बेदर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी हुकूमत होती है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। देखिए, अगर पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्ट्रेस मिला है, तो उनको चाहिए था पब्लिक के लिए काम करते, पब्लिक के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आते, इंटीरियर सिंध भी बनाते। हमारे वहाँ सिंधी भाई रहते हैं, इस शहर के अंदर बलूच भाई रहते हैं, इस सिंध के अंदर मुख्तलिफ कौमियतों को लोग काम करते, सब कुछ करना चाहिए था इनको, लेकिन इनका फोकस कुछ और रहा। ठीक है, इनका फोकस कुछ और रहा और आपका ये मुतालबा गया। और साजिद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एमक्यूएम हमेशा से ये मुतालबा दोहराती रही है कि मर्दमशुमारी जो है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए, और उन्होंने बहुत लॉजिकली हमें बताया कि अर्बन एरियाज़ की आबादी को कम शो करना और बाय द टाइम रूरल एरियाज़ की आबादी को ज़्यादा शो करना, ये शॉर्ट एक टेम्परिंग दिखाती है कि मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि जहाँ आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग का साथ दिया, वहीं आप हमें टीवी पर ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इसका सारा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें, या फिर आप नून लीग के सामने ये मुतालबा रखें और किसी तरीके से आपका जो सेंसस का मुतालबा है ये इसको माना जाए, क्योंकि जमात इस्लामी का भी यही कहना है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो उनका राइट है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिन्होंने साइकिल पर उम्रा किया। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद तैयब जवाद वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने साइकिल पर सफर करते हुए उम्रा की सादत हासिल की, और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने सफर का आगाज 9 जनवरी 2023 को गुजरांवाला से किया और लाहौर से उकाड़ा, मुल्तान, डीजी खान के रास्ते क्वेटा और फिर तफ्तान के रास्ते ईरान में दाखिल हुए और जाहिदान से बंदर अब्बास जो है वो पहुंचे। बहरी जहाज पर भी उन्होंने सफर किया, शारजा पहुंचे, वहां से फिर वो अबू धाबी गए और अबू धाबी के रास्ते वो सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए। और साइकिल के जरिए ये जो सफर है ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत डेंजरस भी है। एडवेंचरस तो है, लेकिन डेंजरस इसलिए क्योंकि आप एक सर्टेन स्पीड से ज्यादा साइकिल नहीं चला सकते। और जो हम ये डिटेल अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, क्यों ना हम बात करें मोहम्मद तैयब जवाद से जो हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हीं की ज़बानी ये सारी कहानी सुने। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने साइकिल पर ये सफर किया, माशाल्लाह से बहुत मुश्किल भी है। अगर हम इस सफर की बात करें, आपकी कहानी हम आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे कि साइकिल पर ये सफर करने का ख्याल किस तरह से आया? ये साइकिल पे बेसिकली मैं एक टूरिस्ट हूँ और घूमता रहता हूँ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो कुछ अर्सा पहले ईरान में मोटर बाइक पे वापसी कर रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि बहुत सी चीज़ें मिस होगी। मैं तो बस जस्ट रोड डिस्टेंस को मापा है, जबकि कम्युनिटीज़ को, लोगों को नहीं मिल पाया। अच्छा। तो उस दौरान मैंने कहा कि जब भी नेक्स्ट टाइम टूर करूँगा तो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकलूँगा तो साइकिल पे निकलूँगा। बिल्कुल जानता था एक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बेसिकली साइकिलिस्ट तो था नहीं। छोटी मोटी राइड्स करता था और वापसी पे आते मैंने फिर अपनी स्कूल साइकिल पुरानी सी स्टोर में पड़ी, निकाला, उसको ठीक करवाया
राइड स्टार्ट कर दी। अच्छा, पुरानी स्कूल साइकिल? साइकिल वो कोई स्पोर्ट्स वाली साइकिल थी? नहीं, ये माउंटेन बाइक थी जिसे आप सौराब की बाइक कहते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी साइकिल पे ही आपने ये स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट किया और अपनी प्रिपरेशंस का आगाज़ कर दिया। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट थी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उसको इंक्रीज़ करता गया और वो 30-50 किलोमीटर पर डे उसको पहले आपने उसकी प्रैक्टिस की बेसिकली? प्रैक्टिस की और एंड टाइम पे जब देखा कि अब वक्त आ गया है, अब निकलना चाहिए, तो एक न्यू साइकिल जो थी इंपोर्ट की और उसके बाद फिर ट्रैवल का। साइकिल में क्या खास बात थी? एग्जैक्टली पहले तो ये बता दो, वो जो आपने इंपोर्ट की, वो बेसिकली टूरिंग के लिहाज से बेहतरीन साइकिल थी। कुछ फीचर्स उसके ऐसे थे? देखिए, जायंट कंपनी है, ओवरऑल यूएसए की कंपनी है, दुनिया के ओवरऑल लोग जानते हैं कि वो एक ब्रांड है। हाँ जी। तो पाकिस्तान में अदर कंपनीज को इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल था, तो उस वक्त यही हमारे पास एक ऑप्शन थी कि इसको अवेल कर लिया जाए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप काइंडली ये क्या कर रहे हैं, ये तो कोई कहता था कि ये मुरीद के तक जाएगा वापस आ जाएगा, कोई कहते ये पंजाब भी नहीं क्रॉस करेगा वापस आ जाएगा। तो लेकिन जब अल्लाह ताला ने हिम्मत और इस्तिकामत दी तो फिर सफ़र और मंजिलें आसान होती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, और ये सफ़र भी ऐसा मुबारक सफ़र है कि आप पैदल जा रहे हों, अब साइकिल पे हो, अब बाइक पे हो, किसी तरह भी हो, अल्लाह का ये बुलावा है और अल्लाह हिम्मत देता है आपको। अच्छा, आपने अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने किलोमीटर्स आप तय करते? स्टार्टिंग में माइंड सेट कर लिया था कि 100 किलोमीटर पर डे एवरेज सेट करना है। 100 किलोमीटर, उसके लिए तो फिजिकल फिटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से। बिल्कुल ज़रूरी थी और इसमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल भी करना पड़ता था, बहुत सी चीज़ें साथ कैरी भी करनी पड़ती थी, जैसा कि लाइक एक कैंप भी था, स्लीपिंग बैग भी था। आपको रास्ते में बाज़ औक़ात होटल्स भी नहीं मिलते और बाज़ औक़ात आपको खाने के लिए अपने साथ चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रास्ते में आप नेस्ट देखते हैं तो आपको दूर दूर तक पानी के निशानात भी नहीं मिलते और पानी भी कैरी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात वो भी अवेलेबल नहीं होता। फिर बाइक के मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ें, मेंटेनेंस के लिए भी ट्यूब्स थी, एक्स्ट्रा टायर थे, पंचर किट्स थी, पंप था, वो सब चीज़ें साथ लेके चली। तो जब आगाज़ किया तो फिर तो अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, लोग भी कोऑपरेटिव थे, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज तो हैं ही हैं पाकिस्तानी, जहाँ भी दुनिया के किसी भी खित्ते में मिले। और पाकिस्तान से बाहर कैसा रिस्पांस मिला आपको? पाकिस्तान के बाहर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था। ईरान के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और उनकी दरिया दिली है कि जहाँ गुजरता था बेहतरीन ताउन करते थे और कोई कहे हमारे घर आ जाएं, कोई कहे हमारे घर आ जाएं, उनके तो लेकिन टाइम कम था और सफ़र तवील था तो ज़्यादा देर नहीं कहीं जगह क्या हम कर सका। जी। अच्छा मोहम्मद तैयब, अगर मुश्किलात की बात करें, आपने ये जर्नी स्टार्ट की, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, इसमें बरकत भी डल गई, लेकिन मुश्किलात और चैलेंजेस की बात करें तो उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आपको जब आपने ये सफ़र शुरू किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन चैलेंजेस को आपने फेस किया? चैलेंजेस ये थे कि स्टार्ट में मैंने वज़ारत ख़ारजा से रब्ता किया, तो ये इन लास्ट ईयर अगस्त की बात है, तो मैंने एक एप्लीकेशन को सबमिट कर दी बाय ईमेल। तो आफ्टर 3 मंथ उन्होंने मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो ना दिया, लेकिन जब उन्होंने बात की तो मैंने कुछ मामलात को कुछ उसलूबी से तय कर चुका हुआ था, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वीज़े हासिल करना। वीज़े मैं ले चुका था, मैंने उनको कहा कि ये तो वीज़े हैं, आप काइंडली मुझे जस्ट प्रोटोकॉल दें। स्टार्ट में तो एक डिफ़िकल्ट था, लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान के तमाम अदारे मेरे साथ कोऑपरेटिव थे और रास्ते में राब्ते में भी रहे, पाकिस्तान से बाहर भी रहे और ये उनका शुक्रगुजार हूँ कि डेली वो मुझसे रिस्पांस पूछते थे। लेकिन कुछ वजूहात पे मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लेवल पे कि काइंडली आप साइकिलिंग टूरिज़्म को प्रमोट करें और अदर कंट्रीज़ में हमें वीज़ेस की बहुत सी दुश्वारियाँ हैं, लाइक कि आप थर्ड कंट्रीज़ में जाके आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स होते हैं, आपको बहुत सी मुश्किल है, फिर वतन वापस आना, फिर दोबारा वीज़ा लेना, ये एक मुश्किल काम है। तो मेरी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से भी दरख्वास्त है और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि काइंडली इसको तवज्जो दें और साइकिलिंग को प्रमोट करें पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल में। एक तो साइकिलिंग को प्रमोट करना, उसमें ना सिर्फ फिटनेस बल्कि एक स्पोर्ट्स का भी एडिशन होता है। लोग अभी बहुत से इस तरह के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इस तरह की रेसेस भी होते हैं जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं। तो ये आपका खर्चा कितना आया टोटल? एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं खाया, एक नॉर्मल जिस तरह इंसान उम्रा करता है उतने ही अखराजात। महंगा शौक है? महंगा शौक ज़रूर है,
अच्छा, लेकिन जब बीच में आपकी मेहमान नवाजी आ जाए, लोग बीच में आ जाए, तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देती है, अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा मोहम्मद तैयब, जल्दी से एक और कमेंट बता दें, जब आप तवील सफ़र तय करके मक्का पहुंचे और आपकी नज़र खाना काबा पर पड़ी तो आपकी कैफियत क्या थी? उस कैफियत के बारे में भी ये कैफियत ऐसी होती है कि बयान नहीं की जा सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं पहली दफ़ा गया था तो बिल्कुल वो वर्डिंग ही नहीं थे कि क्या बात करूं, तो बस एक ख्याल था कि अल्लाह तो दिलों के राज बेहतर जानता है और हमारी नीयतों को जानता है, हमारे लिए बेहतरी के सबब पैदा कर। बेशक। आमीन आमीन। मोहम्मद तैयब जवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह ताला आपका ये मुबारक सफ़र कबूल करे और हम सबको जो है अल्लाह ताला अपने घर बार बार बुलाने की सादत भी नसीब करे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात करते आने वाले बजट की। विफाकी हुकूमत का 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है, जबकि सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। इसी तरह तवानाई के 101 प्रोजेक्ट्स के लिए 102 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। जामशोरों में 600 मेगावाट के 2 कोल पार्क प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए। इसी तरह पार्क प्रोजेक्ट्स के लिए मज़ीद और ट्रांसपोर्ट के लिए भी, तरक्याती बजट के लिए भी, ख़ास तौर पर पानी के मंसूबों के लिए भी, सेहत की स्कीम्स के लिए भी पैसे जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं। ये बजट तजवीज़ किया गया है। पैसे, मेरे मुंह से पैसे निकला है, पैसा पैसा हो रहा है ना कि अब पैसे, अब वो इसलिए क्योंकि पता नहीं कहाँ कब डॉलर्स कब आएंगे या पैसों का क्या बनेगा। अब वो बेसिकली रुपयों की कदर भी पैसों की रह गई है ना, पैसों की तो रह गई इसलिए पता नहीं वो अच्छे दिन दोबारा से। आपकी बात बिल्कुल हम समझ सकते हैं। थैंक यू हिना। अब देखें तवक्कुआत क्या हैं अवाम की, खास तौर पर कि अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, और फिर कारोबारी हजरात की तवक्कुआत के उनके लिए कारोबार का माहौल कैसा होगा आने वाले महीनों में। ये 2 बड़े सवालात हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं अवाम की राय, अवाम की राय क्या है, अवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है, तवक्कुआत क्या है। पहले हमें उम्मीदें थी, इस बजट में भी गरीबों को तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले बजट में भी सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं और गरीबों के लिए तो कोई बजट में कोई फ़ायदा नहीं होता। 4 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है इस मुल्क का, जो नाम नहात लोगों को उठा कर ऊपर बैठाया, क्रिकेट खेलने वाले बंदे को ला कर मुल्क की भाग दौड़ उसके हाथ में दे दी। उस बंदे को सियासत का पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था मुल्क कैसे चलता है। जिस बंदे से पूछो, जिस जहाँ पे जाके देखो, सब लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक हो गए, हालात आपके सामने हैं यार, और बजट वही होना है जो पहले ही आवाम के साथ धोखाबाजी और गेम कर चुके हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है आज तक बजट में आम आदमी को कभी भी रिलीफ नहीं मिला, तो मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि कोई बजट में रिलीफ होगा। बजट से तो मेरा ख्याल है इस टाइम हम सबको, बल्कि पूरे पाकिस्तान को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये लास्ट कोशिश ही होगी, क्योंकि जो महंगाई का जोर जा रहा है इस टाइम आवाम बहुत परेशान है। बजट की जहाँ तक बात है, जैसे आपको पता है कि अभी चल रहे हैं कि डिफरेंट के इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो करने हैं, लाइक अपने वोट्स के लिए, सीट्स वगैरह के लिए, तो मैं भी कुछ टाइम के लिए ये कर दे, लेकिन जितना लूट चुके हैं पाकिस्तान में, जितना कोई लेके जा सकते हैं वो इनफ है भाई। देखें अभी आप खुद नोटिस करें, अभी यहाँ पे आए हुए हैं, महंगाई का पता चल रहा होगा आपको, जो गरीब इंसान है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। बजट तो ऐसा है जी कि बजट तो इस वक्त तो आपको सब लोगों को पता है कि बजट में तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये हम गरीब आदमी के लिए तो परेशान कौन होता है। इस हुकूमत से तो कोई चांस नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, तो और रिलीफ कहाँ से मिलेगा। इनके पास अपने ख़जाने, इनके ख़जाने खाली पड़े हुए हैं, तो हमें रिलीफ क्या मिलेगा। अभी आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि हम लोग अभी कितनी दूर से आते हैं यहाँ पे इस बाज़ार में कि चले यहाँ पे घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ ले सकेंगे, लेकिन यहाँ तो दुकानदार हाथ ही नहीं लगाने देता, डबल नहीं ट्रिपल से ज़्यादा रेट है इनके, तो इनसे गरीब इंसान कहाँ जाए। बजट से फ़िलहाल तो कोई उम्मीदें नहीं हैं, चूँकि जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जी मेरे ख्याल में मुश्किल बजट होगा और इसमें कोई इतना आवाम के लिए रिलीफ नहीं होगा। बहुत महंगाई है और इसका इधर माचर सब लोग बहुत परेशानी है ना, जो अफ़गानिस्तान से इधर आया हो, सब जगह इधर आया हो, महंगाई हर दिन ज़्यादा हो गया है। हाय मार गई महंगाई, अवाम के तो यही तासुरात है, लेकिन कारोबारी अफराद का क्या कहना है कि आने वाले महीनों में उनकी क्या तवक्कुआत है कि कारोबार
की क्या सूरत हाल होगी, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। कराची के सनतकारों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं सनतकारों से बजट के लिए तजावीज़ नहीं ली गई। या उस बजट को जो सबसे ज़्यादा बेहतर कर सकता है या बता सकता है कि किस इदारे में हम किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं, उस स्टेक होल्डर को लिया ही नहीं जाता मशावरत के अंदर। सनतकारों को हुकूमत की जानिब से बजट में किसी रिलीफ की उम्मीद नहीं। टैक्सों के बोझ तले इंडस्ट्री का पहिया बंद हो चुका है। इस वक्त अनऑफिशियली इन्फ्लेशन हैज़ क्रॉस्ड 40%, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग फिगर है। इसके ऊपर बिजनेसेस कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये बिजनेसमैन को शाबाश है। सनतकारों ने हुकूमत से बजट में रिलीफ का मुतालबा किया है। कहते हैं हुकूमत ऐसी पॉलिसी मरतब करे जिससे मुल्क में बड़ी और छोटी इंडस्ट्री का पहिया चल सके। कैमरामैन एरिक परेरा के हमरा हबीब खान, सुनो न्यूज़, कराची। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है माहिर मुईशत आसिफ बेग साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कहिएगा बजट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों से एक आम आदमी किस तरह से मुतासिर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली 9 जून को बजट गवर्नमेंट का प्लान है, उसको असेंबली में प्रेजेंट करेंगे। और ये जो बजट है ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 9 वीक्स बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। तो जनरली जो है 2012-13 में देखा हमने, 2017-18 में देखा कि बजट जो है वो जब इलेक्शन से करीब आके प्रेजेंट होता है तो जनरली एक्सपेंशन बजट होता है। उसमें कुछ सब्सिडीज़, कंसेशंस, कोई अंडर प्रिविलेज लोगों को कुछ रियायतें देते हैं। लेकिन अब देखा है कि पिछले मैनी नंबर ऑफ ईयर से रवायत ये है कि बजट तो प्रेजेंट हो जाता है तो ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे मिनी बजट भी आते हैं। तो इसलिए कि ये टोटल रिलायंस की ये चीज़ थ्रू आउट द ईयर फाइनेंशियल ईयर यही रहेगी, तो इसमें तो कोई आदमी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर है जो मेजर रिलायंस है ना गवर्नमेंट की, और जिसको IMF ने भी इतना स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट नहीं किया, वो ये है कि हमारी मेजर रिलायंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आपने देखा है कि जो एक अच्छा बजट है जिसमें हम अगर चाहें कि अपनी प्रायोरिटीज़ को इस्टेब्लिश करें तो इसमें डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए, जिसमें जो गैप है वो कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्ट एंड जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है एलीट क्लास के ऊपर वो इतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की रिलायंस होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में है। जिस तरह आपने देखा ही है कि आपने देखा कि गवर्नमेंट के जो अदर इनकम जो है उसके अंदर जिस तरह स्टेट बैंक का प्रॉफिट है समवेयर अराउंड 900 बिलियन होगा और प्लस होगा। इसी तरह जो PDL है इसमें गवर्नमेंट की रिकवरी 750 बिलियन है। तो ये सारे ये जो इस किस्म के टैक्सेशन है उससे आम आदमी इफेक्ट होता है। अब IMF ने पाकिस्तान में क्योंकि इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज़्यादा थे तो आस्ता आस्ता ये हमारे पाकिस्तान में हमने देखा है कि एक साल के अंदर जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 12-13% से 21% चला गया बेस रेट। अच्छा, उससे ये ख्याल था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। हमारी जो यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़े उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हुई क्योंकि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं, फ्लड के भी इश्यूज थे और गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो उसमें सिचुएशन ये है कि महंगाई भी है, जो टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, उसमें गवर्नमेंट की भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत बढ़ गई है। और शायद आपके अगले सवालों में उसका मैं उस पर कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करूं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उससे आम आदमी की बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और आपने देखा है कि इसी साल जो IMF की रिक्वायरमेंट्स की कंप्लाइंस के सिलसिले में ये पिछले जनवरी फरवरी में बहुत सारे रेट्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हैं जिसमें बिजली के भी रेट्स आते हैं, जिसमें PDL भी आती है, जिसमें और की बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपवर्ड रिवीजन की है। तो उसके अंदर ऑलरेडी इजाफा हो चुका है और इस बजट के अंदर वक्ती तौर पे और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ये इजाफा ना भी करें तो, लेकिन उसके बजट की प्रेजेंटेशन के बाद काफ़ी सारे सीरियस चांसेस हैं कि जहाँ पे हमारे पास रेवेन्यूज़ की कमी होगी तो गवर्नमेंट जो है मिनी बजट्स ऑफ एंड ऑन देती रहेगी। रेवेन्यूज़ की कमी को किस तरह पूरा करेंगे सर आसिफ बेग साहब? खास तौर पर आपने जिस तरह इन्फ्लेशन की बात की, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई,
तो बजट के बाद एक सॉलिड लाहेअमल हुकूमत का क्या हो सकता है, और वो भी IMF के बगैर? देखें, अगर मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट यानी कि यूरोपिया, जहाँ पे असूली तौर पे प्रायोरिटीज़ मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट या पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली पहली बात यह है कि वन इट इज़ ए कैंडिड एडमिशन कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से, स्पेशली पिछले साल 1.25 साल से जो इकनॉमिक अनसर्टेनिटी है, उसकी और वजूहत के अलावा एक बड़ी वजह यह है यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लॉट ऑफ पॉलिटिकल नॉइज इज देयर। तो उससे ये है कि नेचुरली ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो डेफिनेटली इकनॉमिक परफॉर्मेंस को, इकनॉमिक सर्टेनिटी को अचीव करने में मददगार नहीं होती। तो नेचुरली ये एक रियलिटी है जिसकी ज़ाहिरी तौर पे पोलराइज सोसाइटी में और जहाँ पे लोग एक सिचुएशन लेके ख़ास बैठे हुए हैं, तो उसमें ये कि सूरत हाल नज़र नहीं आती, जिसमें एक क्लासिक केस है कि नेचुरली एक एग्ज़ाम्पल है कि जो डायस्पोरा है यानी कि पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड जो हमें रेमिटेंसेस भेजते थे, उस साल उसमें भी 13% की कमी आई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सिर्फ इसी साल के अंदर जो चंद महीने गुजरे हैं हमारी करेंसी की 20% डेप्रिसिएशन हुई है, और उसके बावजूद हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें 13% कमी है। तो ये हमें वी शुड फ्राम इंडियन एंड टर्किश डायस्पोरा कि उन्होंने एट द टाइम वो मुल्क के साथ कमिटेड होते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकली पोलराइज्ड, तो उसमें अंदर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 13% कम हुई हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यानी डॉलर की इसी चंद महीनों में 20% डेप्रिसिएशन हुई है। तो उसके बावजूद रेमिटेंसेस कम होने का मकसद ये है कि हमारे यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं प्रॉबली वो भी हमारे अपने बंदों के अंदर उसकी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। तो नेचुरली जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज किस तरह बढ़ेंगे, या आपने ये सवाल किया, तो उसमें तो है कि अपने ब्रॉडनिंग अपने टैक्स बेस ब्रॉडनिंग ये है कि इस सारे ऊपर गवर्नमेंट जो है ये 2/3 जो है टैक्सेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे है, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेक्टर है अराउंड 21% एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके अंदर जो आपको मालूम ही है कि एक स्टैटिस्टिक्स है कि 1% ऑफ दी टॉप फार्म ओनर्स उनके पास 22% ऑफ लैंड होल्डिंग है पाकिस्तान की, और उसके टैक्स रेट्स है नहीं है। तो आपने देखा है कि इसके अंदर देखा गया है कि जो मौजूदा करंट इंडस्ट्री सेक्टर पे जो रेट हैं टैक्सेशन के, उसके आधे रेट भी इनसे लिए जाएँ तो पोटेंशियल है 520 अरब रुपए का, लेकिन इस वक्त वो 4 अरब रुपया सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नेचुरली इसमें सीरियस थॉट है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट होनी चाहिए। हमारी जो ये है कि ये इसमें हमने तमाम मुल्क के सेगमेंट्स को, तमाम इकोनॉमी के शोबाहात हैं, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आसिफ बेग साहब, आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की। अगर एग्रीकल्चर टैक्स ज़्यादा कर दिया जाता है तो फिर तो मज़ीद महंगाई नहीं हो जाएगी? गंदम, चावल, खाने पीने की चीज़ें ये मज़ीद महंगी नहीं हो जाएंगी? देखें, बात ये है कि ये जो टैक्सेशन से इसका ताल्लुक नहीं है, और टैक्सेशन आपकी इनकम के ऊपर नहीं है। और आप ये देख ही लें कि हमारे यहाँ गंदम जो चीनी है वो दैट इज़ बीइंग सोल्ड एट इंटरनेशनल प्राइस, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्राइस से बहुत ज़्यादा वेरिएंस होगा तो नेचुरली उसकी स्मगलिंग के काफ़ी खतरात हैं। तो ऑलरेडी जो है उनके जो इनकम लेवल हैं जो आपने देख ही लिया है, अब उसके गवर्नमेंट का जब सर्वे ऑफ पाकिस्तान जब इशू होगा एक आधे रोज़ में, 2-3 रोज़ में, तो उसमें आप देख लेंगे गंदम की, चावलों की, चीनी की कीमतें पूरे साल में कितनी बढ़ी हैं। तो उसमें ये जो है उससे टैक्सेशन तो आपने इनकम पे करनी है, उनकी प्राइस पे नहीं करनी। और दूसरी बात ये है और हमारे यहाँ एक और भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जो हमारी जो इसकी जो मार्केटिंग है, इसमें जो मिडिल मैन है वो दे आर टोटली अनटैक्स्ड, और इसी तरह उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर। बढ़ेंगे किस तरह रेवेन्यूज बढ़ेंगे, उसमें बात है कि देयर इज आई थिंक नाउ द चिप्स आर डाउन। इसमें गवर्नमेंट को देयर शुड सीरियस थॉट कि गवर्नमेंट का साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने देखा है कि 18th अमेंडमेंट भी थी, उसके बाद ख्याल था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सूबों के पास चली गई हैं,
तो फेडरल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट का साइज़ छोटा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। पिछले 4 साल में हमारी जो साइज ऑफ द गवर्नमेंट है ये डबल हो गया है। 35 मिनिस्ट्रीज हैं और पता नहीं 100 से ज़्यादा डिवीजन्स हैं, उसके अंदर कई तरह के ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, तो बहुत कुछ है। तो हमें ये देखना है कि अपना साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है इसको आधा होना चाहिए असूली तौर पर। जी। और इसको अच्छा आसिफ बेग साहब, 2023-24 के बजट में सूबों के तरक्याती जो बजट जो मुख्तस किया जाता है उसमें 118 अरब की कमी मुतवक्को है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बात ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट में एमरजेंट सिचुएशन है। हमारा IMF का प्रोग्राम हो नहीं रहा, इसलिए आई थिंक we should not like before कि ये फेडरल है, ये सूबे हैं, ये करें वो करें। अब बात ये है कि जो आपने देखा ही है, जिस तरह मैंने पहले बात की, आपने कि हमारे यहाँ ये बहुत सारी जो इसका पूल है उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसके अंदर तकरीबन 58-60% जो पैसे हैं सूबों को एक प्रोपोर्शनेट एग्रीड फार्मूला के तहत डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जी। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो बचता ही कुछ नहीं। आपने देखा है कि हमारा जो डेट बर्डन है वो बढ़ गया है, 21% इंटरेस्ट रेट बेस रेट है। तो उसमें इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है गवर्नमेंट की, ये इस वक्त थी 5,400 बिलियन। ये अगर इंटरेस्ट रेट नीचे ना आए तो ये कॉस्ट जो है ये 8,200 बिलियन हो सकती है, जो फेडरल गवर्नमेंट की सारी चीज़ें बर्दाश्त करती है। इसके अलावा आपने देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट और जितने सूबे हैं ये इनके मिला के जो पेंशन का बिल है वो 1,200 अरब है। अब इतना बड़ा पेंशन का साइज़ है तो इसमें और गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इस पेंशन को किस तरह मैनेज करना है। आइदर इसकी पेंशनेबल एज बढ़ाएं, से 63-64 कर दें। इन्होंने मतलब फ्रांस जैसे मुल्क में उन्होंने पेंशनेबल एज बढ़ाई है। और ये है कि उसके अंदर जिस तरह ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, मतलब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, उसमें आपने पेंशन फंड है, उसमें आपको मंथली बेसिस पे जितनी पेंशन फंड या ग्रेजुटी के पैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, इतनी ही पैसे जो हैं वो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। तो उससे ये है कि ये आप ओवर पीरियड आप पूरा अपनी लाइबिलिटी को फंडेड रखते हैं। तो उससे ये है कि आपके ऊपर इतना नहीं होता। हमारे यहाँ जो पेंशन है इट इज़ एन एक्सपेंस, ये फंडेड नहीं है। सही, तो सही। ये इस चीज़ को हमें मैनेज करना होगा। बिल्कुल सही। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ है वो उनके अंदर जो उनका लॉसेज है, ये लॉसेज जो हैं ये पिछले 5 साल में 4 गुना बढ़ गए हैं। यानी कि तकरीबन 355 बिलियन रुपए से ये 1450-1500 बिलियन रुपए के करीब हो गए। अनफॉर्चुनेटली के अंदर जो भी जिस वक्त भी कोई पोजीशन होती है वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को सैबोटाज करती है। बिल्कुल सही, और वो बिल्कुल अपनी पुलिस पॉलिसीज यानी कि एम्प्लॉइज जो है बिल्कुल सही। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि हमें रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना चाहिए, ये भी वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बजट आने वाले महीनों में आवाम के लिए कितना रिलीफ लाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद अच्छी रखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर पाकिस्तान कायम है, और उम्मीद पर ही हमारा बजट कायम है। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह होपफुली सब अच्छा ही होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे माहौलियात के। आज जो है आलमी दिन मनाया जा रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुताल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना है। और अगर बात की जाए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इस दिन को 1974 से स्टार्ट किया गया और ये दिन मनाया जाता है हर साल। दुनिया के बेशतर ममालिक में माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से जो है वो डिफरेंट वॉक्स, रैलीज, सेमिनार्स और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस या फिर तकारीब का इनेकाद किया जाता है। और माहिरीन के मुताबिक पूरी दुनिया को इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है और इसमें रोज़ बरोज़ ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिससे लोगों में
मोहलिक वबाई इमराज भी पैदा हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से हर साल आलमी सतह पर तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा अफराद की हलाकत हो रही है और कई लाख लोग दमा, कैंसर और दीगर कई तरह के अमराज का शिकार हो रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया भर में तेज़ी से मादूम होते जानवर, नबातात, इंसानी आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस आलूदा फ़ज़ा और ख़ास तौर पर प्लास्टिक के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आलूदगी पाई जा रही है और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ही इस साल का थीम भी रखा गया है आज के दिन की मुनासबत से। तो जहाँ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब माहिर माहौलियात स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। माहौलियात 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी बुनियाद 1972 में मुनक़िदा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बराए इंसानी माहौल में रखी और इसे सिर्फ एक ज़मीन का मौजू दिया। यौम माहौलियात मनाने का मकसद आलमी सतह पर माहौल में बेहतरी और आलूदगी के खात्मे का शऊर बेदार करने के साथ साथ इस सिलसिले में उठाए गए इक़दामात की हौसला अफजाई करना है। आलमी यौम माहौलियात 2023 का मौजू प्लास्टिक की आलूदगी का तदारुक है। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिरे माहौलियात हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। थीम को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें और उस पर आप बात कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस दिन के हवाले की जो थीम है उससे। जी, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और हर साल इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इस दिन का जो थीम है वो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन जिस तरह के आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमारे यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन प्लास्टिक की मैनेजमेंट पे हम फोकस नहीं कर रहे और हम प्लास्टिक को अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में फेंक देते हैं और हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से हमारे यहाँ कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं और वही कचरा फिर हमारे नदी नालों में चला जाता है और वो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत अब्दुल कादिर साहब, कुछ साल पहले प्लास्टिक पर पाबंदी के हवाले से भी पाकिस्तान में बहुत काम हुआ, उसका हमें कुछ रिजल्ट भी देखने को मिला, लेकिन फिर से दोबारा हम प्लास्टिक पे शिफ्ट हो गए। हम देखते हैं मार्केट में प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम लेट से कि हमारा गुजारा नहीं है शॉपर बैग्स और प्लास्टिक को यूज़ किए बगैर, लेकिन इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? इसको डिस्पोज ऑफ करना हो या इसको रिसाइकलिंग करनी हो तो वो क्या मैकेनिज्म है? अच्छा, इसके लिए अब पूरी दुनिया जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन मैनेजमेंट के हवाले से सर्कुलर इकोनॉमी पे चली गई है। ये प्लास्टिक को वेस्ट नहीं है, अब इसको रिसोर्स समझा जाता है और प्लास्टिक की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके फिर उनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इवन दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये वेस्ट टू एनर्जी की तरफ भी चले गए हैं और हमारे यहाँ क्योंकि ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है जो प्लास्टिक को कलेक्ट करे, सेग्रीगेट करे और उससे आगे जो है इससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे। इस्लामाबाद में रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि यही प्लास्टिक जो है इसको रोड मेटल रोड जो है उसमें यूज़ किया गया। तो हमें ये ऐसी इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए कि इस वेस्ट को वेस्ट न समझे, इसको रिसोर्स समझ के रिसाइकिल करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर इसका बर्डन बहुत कम होगा। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के नुकसानात से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल हैं। तो क्या इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, कोई इसका हल है? हुकूमत का अगला लाएमल क्या होगा? अच्छा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे मौजूदा ग्लोबल वेदर सिस्टम्स के लिए
और इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन एक सिग्निफिकेंट रोल रखती है। इसमें मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। ये हम पिछले जो लाखों सालों में हमारी ज़मीन में जो फॉसल फ्यूल पेट्रोलियम कोयले की शक्ल में कार्बन लॉग थी, वो पिछले हमने 150 साल में उसको निकाल के फ़िज़ा में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हर इंडिविजुअल का काम है और उसको हर इंडिविजुअल को सामने आना चाहिए। जो बेस्ट प्रैक्टिस है क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए वो हमारे ये दरख्त है। हम दरख्त जितने ज़्यादा लगाएंगे वो पिछले 150 साल में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में भेजी है वो दरख्त जो है उसको दोबारा कैप्चर करके जो है वो दोबारा उसको अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और उससे क्या होगा कि माहौल में हिद्दत की कमी आएगी। बहुत अच्छी आपने बात की दरख्त लगाने के हवाले से। हम अक्सर अपने प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि जितना हो सके हमें पौधे लगाने चाहिए, अपने घर से ही हमें ये कैंपेन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत इस पे काम हो जा रहा है। और फिर आपने टेम्परेचर की बात की कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। माहिरीन का ये कहना है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, 2040 तक पाकिस्तान की 2/3 जो आबादी है वो पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? अच्छा, पानी की किल्लत का हम ऑलरेडी शिकार हैं। इवन जो हमारे मेगा सिटीज़ है लाहौर कराची वगैरह, उधर आप देखें तो पानी साफ पानी मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, उस थ्रेशोल्ड लेवल को हम टच कर चुके हैं। अब हमें अपने ये करना है कि जो अवेलेबल पानी है उसको किस तरह हम साफ रखें और किस तरह हम उसको ज़ाया होने से बचाएं। इसके लिए हर शख्स को रोल अदा करना है। अच्छा, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं, हर जो फ़र्द है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है, तो उसको सितारा बन के जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर बात की जाए अब्दुल कादिर साहब, पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया और क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी वजह तरक्की याफ्ता ममालिक की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पर वो अमल नहीं कर रही। बेसिकली माहौल को ख़राब करने में तरक्याती ममालिक का ज़्यादा हाथ है और उसका खुमियाजा तरक्की पजीर ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इकदाम हो रहे हैं? अच्छा, इसके लिए पूरी दुनिया में अब बड़ी अच्छी एफर्ट्स हो रही हैं। जिस तरह ग्लोबल क्लाइमेट फंड है, ये उन कंट्रीज़ के लिए मुख्तस किया गया है या इसको किया जा रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जिनका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में रोल कम है। तो वो कंट्रीज़ उनके लिए ये कंपनसेशन के लिए कार्बन क्रेडिटिंग और अब क्लाइमेट फाइनेंस फंड जो है वो मुख्तस किया गया है। तो इसमें अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उसको जो है आगे अवेल करें। पाकिस्तान को भी अवेल करना चाहिए। हमने काफ़ी इस हवाले से काम भी किया। ये मुख्तलिफ जो प्लांटेशन की कंपेन चली, विलियन सुरामी ट्री ये इसकी मिसाल है, और इस तरह के और एक्शंस को हम प्रमोट करके ये UN के जो मुख्तलिफ क्लाइमेट रिलेटेड फंड्स हैं उनको हम अवेल कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हमारी ज़राअत को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है? अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, इसकी वजह से गैर यकीनी मौसम की सूरत हाल, बाज़ दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा खुश्क साली आ जाती है, तो वो हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बुरी तरह मुतासर करती है। अगर ज़्यादा बारिशें हो जाए तो क्या होता है, वो फसल ख़राब हो जाती है। अगर बारिश ना हो तो उसमें फसल की ग्रोथ मुतासर होती है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये ज़राअत के ऊपर भी इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अच्छा, ना सिर्फ ज़राअत, हमारी सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है इससे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। जिस तरह ये पीछे हमने डेंगू का मसला जो है फेस किया है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर चेंज कर रहा है। हमारे इलाके में आज से 30 साल पहले डेंगू नहीं था,
वो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये उस डेंगू मॉस्किटो के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनी है, तो उस वजह से अब वो इस तरफ माइग्रेट किया और ये फर्दर टुवर्ड्स नॉर्थ माइग्रेट करेगा। और जैसे स्मॉग की हम बात करते हैं, सर्दियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल हेल्थ को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। अच्छा, अगर माहौल को बेहतर बनाने की बात की जाए, इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं और फिर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्रीच करने से पहले हम चाहेंगे कि हम उसको अपने घर से अपने आप से स्टार्ट करें। व्हाट डू यू थिंक कि क्या इनफरादी सतह पर हमें करना चाहिए? अच्छा, इनफरादी सतह पे हमें अपने घरों में जो है वो प्लांटेशन करनी चाहिए, अपने इदारों में प्लांटेशन करनी चाहिए, और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जिसमें प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट्स हों उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरा, हमें अपनी लाइफ जो है इसको सिंपल बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो रिसोर्सेज है हम अपनी लैविश किस्म की लाइफ पे लगा देते हैं, और उसमें मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स के पास 50 कपड़े हैं तो उसका अच्छा गुजारा 7-8 में भी हो सकता है जी। तो इसलिए वो उस अपने बर्डन को इन्वायरमेंट से कम करे और सिंपल जिंदगी होगी तो आने वाली नस्लों के लिए ये प्लेनेट जो है वो बड़ा फेवरेबल होगा। अच्छा मैसेज दिया आपने। और यही सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान। बहुत ही खूबसूरत बात की, बहुत अच्छा मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी सिंपल हम लाइफ गुजारेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि जितना हम वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे हमारे ही वो नुकसान में, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं होगा और उनको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा ये जो हम आज कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हम सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बारहा ये कह चुके हैं कि अपने घर, अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले को साफ रखें, और फिर वहाँ पर अगर पौधे या दरख्त लगाने की जगह है तो जरूर कोशिश हो सके आप दरख्त जरूर लगाएं। जरूर, और आज तो जरूर लगाएं क्योंकि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है। अच्छा, तो अब हमने जब मौसमियाती तब्दीलियों की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो आज का मौसम क्या कह रहा है पाकिस्तान का, उस हवाले से भी जरा अपडेट ले लेते हैं और चलते हैं बिस्मा के पास। जी बिस्मा खान। सूरज के बिगड़ते तेवरों और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव की बात कर लेते हैं तो शहर इक़्तिदार यानी कि वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला साफ रहेगा। अब रुख करते हैं कराची का। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जिंदा दिल वालों की नगरी लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री का रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा अगर पारे की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दार हुकूमत पेशावर। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कोयटा के मौसम की बात करें तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अब रुख कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 डिग्री और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारे की अगर बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। जनूबी पंजाब के तारीख़ी शहर मुल्तान की बात कर लेते हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा पारा 38 डिग्री और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध के मशहूर शहर सक्खर की मौसम की बात कर लेते हैं तो सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा की बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं। स्कर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा।
अब बात करते हैं गिलगित के मौसम की। तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा पारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और मतला अबर आलूद रहेगा। मौसम का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलते हैं सुनो पाकिस्तान। ओवर टू यू हिना नियाज़ी एंड जमील सुखेड़ा। थैंक यू बिस्मा। अब लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद। मवेशियों में इस वक्त जो बीमारियां चल रही हैं उस पर हम बात करेंगे। खासतौर पर कॉन्गो और लंपी स्किन का वायरस फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा का ईद उल अज़हा की आमद पर मवेशियों में कॉन्गो और लंपी स्किन वायरस फैलने का खदशा सामने आया है। मवेशियों की नकलो हरकत से बड़े पैमाने पर वबा फैलने के इम्कान मौजूद हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लंपी स्किन वायरस की 83,000 वैक्सीन डोजेज खरीद ली हैं। महकमा लाइफ स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला को मरासला भेज दिया है और मरासले में हिदायत की गई है कि मुमकिना कॉन्गो और लंपी स्किन वायरस की रोकथाम के लिए सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल। और जमील, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, ये एक बहुत ही मुझे लगता है अफसोसनाक खबर है कि जानवरों में ये लंपी स्किन और कॉन्गो वायरस फैल अच्छा, वो देखिए खास तौर पर इस पे क्योंकि मवेशियों के लिए जो है वो उनकी नकलो हरकत बढ़ जाती है और शिमाली वज़ीरिस्तान और तमाम सब डिवीजन में चेक पोस्टों पर अमला भी तैनात कर दिया गया है और चूंकि इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। 2022 में खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन वायरस से 7,000 मवेशी मर गए थे। वायरस से गुज़श्ता साल 1,08,000 मवेशी मुतासिर हुए थे। तो इस साल भी इसी खदशे का इजहार किया गया है। इस पर बात करते हैं। डॉक्टर आलम ज़ेब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डीजी लाइफ स्टॉक केपी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल केपी की क्या है, सबसे पहले तो उस हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने हमें टाइम दिया ताकि हम अपने आवाम को और अपने जिम्मेदार भाइयों को अपने पैगाम पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो जो सूबे में है इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी खदशात ये है कि एनिमल मूवमेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके पंजाब से और सन से और दूसरे सूबों कोयटा बलूचिस्तान से। तो खदशात है कि इधर ये हमारे पास ये डिजीज आने का बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा है। सही। तो इस सिलसिले में अभी तक जो हमें कुछ फंड मिला था तो 83,000 डोजेज हम वसूल कर चुके और उसको हमने सारा जितने भी हमारे बॉर्डर जो पंजाब के साथ है जैसे कि दिए खान है, हरीपुर है, नौशेरा है, कोहाट है, तो उसको हमने वो सप्लाई किए सारी ताकि उधर हम वैक्सीनेशन वगैरह लंपी स्किन के बारे में कर लें ताकि डिजीज और स्प्रेड न हो। तो ये बहुत मामूली है क्योंकि पिछले साल हमने कोई 13 लाख जानवरों का वैक्सीनेशन किया था और उस वक्त जो जितना भी तकरीबन 5 बिलियन का जो हमारे स्टॉक फार्मर हजरात के उसका नुकसान हुआ था, अगर वो हम न करते तो ये नुकसान 50 बिलियन से ज़्यादा होने थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उस पर हमने कंट्रोल पाए हैं। लेकिन अभी दोबारा ये खदशात है कि ये जानवरों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, तो ज़रूरी बात है कि जानवर इधर से उधर आते हैं तो इसकी बीमारी होती है। तो ख़ासकर पंजाब से और जो सिंध से उधर भी बीमारी ज़्यादा है, तो इधर हमारे यहाँ जो होंगी तो इधर भी बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। तो इस सिलसिले में हमने और भी डिमांड की है फाइनेंस डिपार्टमेंट से ताकि हमें कम अज कम 5-6 लाख डोज हमारे पास मौजूद हो ताकि बर वक्त हम ये सारा कुछ काम कर सके। अभी तो हमने शुरुआत की है लेकिन लेकिन मेरा एक आप से एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आपसे और अपने जो हमारे मुग़ीर हज़रात है जिसके बड़े बड़े फार्म है या जिसका बचत है ताकि वो अपने भी मार्केट से भी खरीद दे और अपना जानवरों को वैक्सीन करा रहे, क्योंकि ये उस वक्त हमारा जंग में थे और ये जो है इतना हमारे पास फंड नहीं है कि हम 1,24,000 1 करोड़ 24,000 जानवरों का हम वैक्सीन कराएं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है और आजकल मुल्क के हालात भी इतना नहीं है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जो बड़े बड़े फार्म हैं उसको मेरे लिए रिक्वेस्ट होगी वो खुद मार्केट से अरेंज करें
और हमारे डॉक्टर आजाद उसको इंशाल्लाह टेक्निकल सपोर्ट सारा देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें आप लोगों का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप पॉजिटिव रिपोर्ट अगर हो सके तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह हम इस पर 100% काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलम ज़ेब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और सूबे की सूरत शेयर की। और जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा तादाद में जानवरों को वैक्सीन हो चुकी है और अभी भी हो रही है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो हजरात जिनके फार्म्स हैं जहाँ खरीदो फरोख्त का कारोबार है मंडी में आएंगे तो वो खुद भी कोशिश करें, इतनी महंगी वैक्सीन नहीं है वो अपने जानवरों को ये वैक्सीन लगवाएं। सिर्फ हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, जब हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो वहाँ पर ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके पास मवेशी हैं, आपके पास कुर्बानी के जानवर हैं। बिल्कुल, असल में होता ये है ना, जो व्यापारी होते हैं लेट से उनके 5 या 10 या 15 जानवर वो मार्केट में बेचने के लिए आएंगे, उनके ज़हन में ये होता है ये अभी जानवर बिक जाना है और कुछ दिन में जो है वो इसकी कुर्बानी हो जानी है, तो वैक्सीन पे पैसे क्यों लगाएं? उनको हालांकि ये बहुत गलत है, एक एक्स्ट्रा खर्चा, गलत अप्रोच है। कुर्बानी का जानवर है, आपको चाहिए कि उसका ज्यादा ख्याल रखें। और जमील, अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो 1,08,000 मवेशी जो हैं वो स्किन वायरस से मुतासिर हुए थे। तो जब हमारे पास स्टैट्स हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए और फिर जब वैक्सीन है हमारे पास तो हमारी कोशिश होनी चाहिए वैक्सीन लगाएं जानवरों को। खैर जी, अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।